RHS, जो कि ये वाला, ठीक है, ये LHS था और ये RHS है, ठीक है। इसको रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्टेंट को मिलके कुछ बनता है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ओके। हाँ, अभी ये लास्ट टॉपिक मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट करूंगा, तो वन बाय वन किसी को कुछ पूछना हो तो पूछना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले समझ लो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है, पहले ये पढ़ लेते हैं, बाकी सीधी भाषा में तो मैं समझा दूंगा। द केमिकल इक्वेशन दैट शोज द केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड। अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन occurs when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the, okay, सीधी भाषा में मैं आपको बोलता हूँ, ये है LHS और ये है RHS, ठीक है। हमेशा होता क्या है कि LHS में जितनी जो चीजें हैं ना, उतनी ही चीजें RHS में होनी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड के पहले ही चैप्टर में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया था। उसके अनुसार ऐसा था कि साइंस में कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, जो जितनी थी उतनी ही रहती है। तो जैसे जेड एन है, यहाँ पे देखो LHS में जेड एन कितने हैं, जेड एन यानी जिंक एक ही है, ठीक है। तो RHS में कितने हैं, RHS में भी एक है, यानी जेड एन बैलेंस्ड है, यानी दोनों तरफ इक्वल है, ओके। अभी H2 यानी H यानी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं LHS में, दो, तो RHS में भी दो ही होने चाहिए। अगर दो नहीं है तो हमें दो उनको बनाना पड़ता है। वो बैलेंस कैसे करते हैं वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी देखो एस फॉर सल्फर, सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ओके। और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, यानी इट मीन्स ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ओके। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ Fe यानी आयरन होता है, यहाँ Fe कितने हैं, 3, ओके। ये ब्रैकेट में जो है ना, उसका मतलब होता है S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड और G फॉर गैस। और कभी कभी यहाँ पे AQ भी लिखा होता है। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर मिक्स्ड किया हुआ। वो जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके इक्वेशन में ये आप S और G ये सब अगर भूल भी जाओगे ना, तो इसके मार्क नहीं कटेंगे। ये खाली हमें बताने के लिए कि भाई ये गैस है, ये G गैस है और ये S सॉलिड है, ठीक है, ओके। तो यहाँ Fe कितने हैं, 3। अब RHS में जाओ, यहाँ Fe कितने हैं, ये नीचे 3, ठीक है। अभी ये मैटर नहीं है कि इसके आगे 3 है या पीछे 3 है, देखो पर एक डिफरेंस क्या होता है वो समझो। ये Fe3O4 है, बराबर। अगर ये वाला जो 3 है, ये वाला, ये 3 Fe के यहाँ आगे लग जाएगा, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा पता है, वो 3 Fe से भी मल्टीप्लाई होगा और O से भी मल्टीप्लाई होगा। तो उस केस में टोटल O 12 हो जाएंगे, क्योंकि O के पास 4 तो यहाँ पे है ही, और अगर 3 आगे लग गया मतलब वो 3 O से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टोटल 12 O हो जाएंगे। इसलिए 3 यहाँ पे लगा हुआ है और बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन चेक किए जाते हैं और खुद भी किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो थंब रेस कर सकते हो, वो इतना जो समझाया उसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज मुझे लगता है ज्यादा बच्चे आए भी नहीं है, धीरे धीरे आएंगे, कोई बात नहीं, उनको मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। सो किसी को कुछ पूछना नहीं है ना, इतनी चीज में पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके चलो, तो मैं आगे जा रहा हूँ टाइप ऑफ रिएक्शंस में, ठीक है।
ओके, टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन शब्द से ही पता चल जाता है कि दो चीजें या तीन चीजें या चार चीजें आपस में कंबाइन हो रही है, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर भी हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। Such a reaction in which a single product formed from two or more reactant is known as combination reaction। ठीक है, देखो, दो या दो से ज्यादा चीजें, चीजों को नहीं बोलते, अब हम डायरेक्ट बोलते हैं रिएक्टेंट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दो चीजें आपस में कंबाइन होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, CaO। Ca यानी कैल्शियम, O यानी ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ ये। ठीक है, यहाँ S है यानी कि ये सॉलिड है, प्लस H2O। H2O यानी पानी, पानी के साइड में L बनाया हुआ है यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसने प्रोडक्ट क्या दिया, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो बैलेंस है कि नहीं वो भी हम चेक करते हैं। Ca एक है यहाँ पे, यहाँ पर भी Ca एक ही है। ओके, तो ये यहाँ पे बैलेंस है। अब O देखो, यहाँ पे O एक है, यहाँ पर O दो है, यहाँ पर भी O दो है। देखो एक O ये रहा और एक O ये रहा, टोटल 2O है, तो यहाँ पर भी 2O हो गए। तो इस तरह से बैलेंस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और भी दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स ही है, उनको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। सेकंड है एक्सोथर्मिक। अभी हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, सेकंड है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, ये वाला अभी फिर से पढ़ते हैं। चलो, ऑन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तो उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर आती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है आसपास का वो इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है। ठीक है, the rice, potato, and bread we eat contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration. ओके, रेस्पिरेशन मतलब हम जो खाना खाते हैं ना, हमारे हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद बॉडी में एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा खाना जो होता है ना, इसको कहते हैं, हमारे खाने को ग्लूकोज कहते हैं, हमारे खाने को। प्लांट्स के खाने को स्टार्च कहते हैं, STARCH। ठीक है, तो ये हमारा खाना है, जो भी हमने खाया है ना वो बाद में इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6। ओके, इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, जब सब डाइजेशन वगैरह हो जाता है तब। ओके, फिर हमारे ऑक्सीजन जो होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो और ये कंबाइन होकर हमें एनर्जी देते हैं। ये रहा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकल गई, ये एनर्जी हमारे काम की है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से निकल जाता है। ठीक है, और H2O जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है वो भी रहता है। ठीक है, तो ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स है। सिमिलरली क्या होता है, प्लांट्स में ये रिएक्शन में CO2 है ना, वो इस यहाँ पे होता है CO2, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और वो उनके RHS में यहाँ CO2 की जगह पे होता है O2, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन बाहर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि भाई एनर्जी जो है ना, जब भी किसी रिएक्शन को होने के बाद एनर्जी निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक एनर्जी रिएक्शन कहते हैं। ओके, एक्सोथर्मिक का अपोजिट है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में रिएक्शन में से हीट नहीं निकलती है या एनर्जी नहीं निकलती, उसको देनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे सपोज हम चाय बना रहे, तो हमें चाय बनाने के लिए पहले उसको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो चाय बनेगी, तो वो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic process absorb heat and cool the surrounding. The decomposition of vegetable matter into compost is also known as endothermic reaction. देखो एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है,
द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, हमारा हमारा जो क्लास है स्कूल में, उसकी विंडो के बाहर हम देखते हैं तो बाहर बहुत सारा वो काऊ डंग और वो सब इकट्ठा किया हुआ है, वही एक्चुअली में कंपोस्ट है। ठीक है, तो वो कंपोस्ट जब डिकम्पोज हो जाता है ना, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जब वो काऊ डंग नहीं रहता है, कुछ और बन जाता है, वो एक्चुअली खाद बन जाती है। तो जब वो खाद बन जाती है तो उसके आसपास एक ठंडक जैसा माहौल हो जाता है। जो लोग गांव में रहे हैं या जो लोग इसके आसपास घूमते हैं उनको थोड़ा अच्छे से पता होगा। तो कहने का मतलब है कि उसमें वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, उसमें बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, आपने बायोगैस का सुना होगा, बायोगैस का शायद किसी क्लास में पढ़ा हो। तो बायोगैस में क्या करते हैं, ये काउडंग और ये लीफ और जो भी लिविंग थिंग्स का जो भी चीजें हैं उनको एक टैंक में भर देते हैं। टैंक में भरने के बाद वहां पूरा उस टैंक को बंद कर देते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेस बन जाती है। वो किसकी वजह से बनती है, क्योंकि वो गर्म पूरा हमने पैक कर दिया, यानी कि वो गर्म हो जाता है वहां पर। जब सपोज हम बंद कमरे में बैठ जाए बिना पंखा वंखा लगाए तो क्या होगा, एकदम पसीने पसीने आएंगे ना। तो वही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है उसको। उसके और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज बर्फ को हमें पानी में कन्वर्ट करवाना है तो बर्फ को क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा नहीं, सॉरी, बर्फ को गर्म करना पड़ेगा तभी वो बनेगा। पानी वेपर कब बनेगा, बादल कब बनेगा, बारिश कब होगी, जब उसको टेम्परेचर मिलेगा और वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। ओके, अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। याद करो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही थी और एक प्रोडक्ट बना रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई रिएक्टेंट जो है ना वो अलग अलग हो रहा है बेचारा, वो टूट रहा है और टूट कर वो अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट, ये एक रिएक्टेंट है। वो हीट किसी भी वजह से हीट दिया या जो भी दिया उसको, कोई भी कारण था तो वो अलग अलग हो गए सब चीजें। ठीक है, तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो है जहाँ पे बहुत बड़ा परिवार रहता है, दादा दादी, काका काकी, मम्मी पापा सब। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जहाँ सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सब अलग हो गए और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सब मिल गए। ओके, इसके ही दूसरा भी एग्जाम्पल है, 2PbNO2 थ्राइस इक्वल्स टू 2PbO प्लस 4NO, N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, पीबी मतलब लीड दिया हुआ है। तो ये इसके एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, हाँ, अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, एग्जाम में हमें पूछा कि भाई डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें डेफिनेशन आपको लिख देनी है अपने मन से बना के। ठीक है, अभी देखो 10th स्टैंडर्ड में जो CBSE की 3 बुक है उसमें आप अपने मन से कोई भी आंसर बना के लिख सकते हो, किसी भी बुक में से आपने वो डेफिनेशन पढ़ी हो, कोई उसका लेना देना नहीं है। प्लस जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि ये वाला ही एग्जाम्पल लिखना पड़े। टेक्स्ट बुक में से लिख दो, किसी और टेक्स्ट बुक में से लिख दो, कोई बचपन की किताब में से लिख दो, कहीं से भी लिख दो, कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन कोई भी आप लिख सकते हो जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा हो या जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा हो। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जैसे ही है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है। Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metal and non-metal take part in displacement reaction. Okay, अब इसका मतलब समझो। अभी क्या होता है
कि रिएक्शन कभी कभी चल रहे होते हैं ना, तो कुछ चीजें ज्यादा ताकतवर होती हैं, ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और कुछ चीजें कम रिएक्टिव होती है। तो जब रिएक्शन होता है ना, तो उनके बीच में आपस में लड़ाई होती है किसी एक चीज को पाने की, बराबर। तो उसमें क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो रिएक्शन कर लेता है, और कम रिएक्टिव होता है वो साइड में रह जाता है। अब जैसे जस्ट सपोज यहाँ देखिए, ये जो आयरन है और ये है CuSO4। तो अभी ये CuSO4 जो है ना, वो Cu और SO4 ये दोनों पाना चाहते हैं आयरन को, यानी आयरन इनका मंजिल है। तो जो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो Fe से कनेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिव इन दोनों में से था सल्फर, तो वो वहां पर अटैच्ड हो गया, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि भाई जस्ट सपोज ये जो Fe था वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव था, इससे ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसने Cu को धक्का मार दिया, अलग कर दिया, ये अलग हो गया Cu, और FeSO4 के साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है या ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, वो कम रिएक्टिव मेटल को अलग कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जगह ले लेना, ठीक है। जैसे दो बच्चे बैठे हुए फर्स्ट बेंच पर, ठीक है, और किसी और को बैठना है वहां पर, तो एक ताकतवर लड़का आया और उसने कमजोर लड़के को वहां से धक्का दे दिया और खुद वहां बैठ गया। तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अगर उसने एक ही बच्चे की जगह चेंज की तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और अगर उसने दोनों बच्चों को निकाल के फेंक दिया और दो नए बच्चे आके बैठ गए, तो वो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि नीचे वाला। पहले ये भी एग्जांपल देख लो। पीबी जो था इसमें, इसने जगह ले ली यहाँ पर Cu की, यानी पीबी ज्यादा रिएक्टिव था, वो Cl2 के साथ रिएक्ट हो गया और Cu को अलग कर दिया बेचारे को। हाँ, अभी ये क्वेश्चन है कि कौन सी चीज ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी चीज कम रिएक्टिव है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, कुछ 14 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, वो हमें लर्न करनी ही पड़ेगी। वो 10th में मोस्ट IMP है, ठीक है। मैं उसकी लिस्ट आपको दूंगा बाद में, चैप्टर 1 में नहीं है, वो चैप्टर 2 में है शायद। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो। A double displacement reaction, also known as a double replacement reaction or metathesis, is a type of chemical reaction where two compounds react and the positive ions and negative ions of two reactants switch places, forming two new compound. Okay, ये सब चीजें छोड़ो, सीधा मैं बताता हूँ आपको। जस्ट सपोज ये Na, ये जो है Na2SO4, ठीक है, और ये है BaCl2। अब इसमें क्या होगा कि ये जो SO4 है, जो अभी फिलहाल Na2 के साथ था, वो चला जाएगा Ba के पास, ये रहा Ba के पास आ गया, ठीक है। और जो ये Cl2 था वो चला गया Na के पास, ठीक है। यानी यहाँ पर दो एलिमेंट अपनी जगह बदलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एक ही एलिमेंट अपनी जगह बदलता था, वो लेस रिएक्टिव को हटा के खुद वहां चला जाता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो दो चीजें आपस में एक दूसरे की जगह चेंज करती है। ओके, अभी फाइनल है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं कि भाई या तो इनमें ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान से पढ़ो, मैं पूरा पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। An oxidation reduction reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electron between two species. An oxidation reduction reaction is any chemical reaction in which oxidation number, okay, छोड़ो, पहले रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें समझना होगा, वो इन्होंने दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये रहा, यहाँ पर छोटा सा हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जस्ट सपोज एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो इसका भी, ये भी देख लो, ये
सीधा दिखाई रहा है। तो इसमें देखो Fe है आयरन, उसके साथ प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है? O2। तो जब भी ऑक्सीजन प्लस होता है किसी भी चीज के साथ तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सीधी बात। और यहाँ पे देखो ये वाला जो रिएक्शन है ना, वो देखो, जब हाइड्रोजन किसी के साथ प्लस होता है तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन, डेफिनेशन क्या है, जब ऑक्सीजन किसी के साथ अटैच्ड होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जब हाइड्रोजन किसी के साथ अटैच्ड होता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। या फिर जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की दूसरी कंडीशन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाना चाहिए, यानी H वहां से चला जाना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है। और रिडक्शन के लिए या तो हाइड्रोजन उसमें ऐड हो या फिर ऑक्सीजन उसमें से निकल जाए। जैसे कि ये एग्जांपल, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, Zn है, ये Zn और ये है H। ठीक है, तो ये H इसके साथ ऐड हो रहा था, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन की लाइन दी हुई है। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मैं ऑक्सीडेशन का कोई और एग्जांपल आपको बताता हूँ। हाँ देखो ये वाला, यहाँ पे देखो ये O3 है यहाँ पर, और यहाँ पर S के साथ O3 है, यहाँ पे O4 हो गया, यानी एक ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे देखो O7 है, और यहाँ पर जाने के बाद सारे O उसके निकल गए, यानी कि O निकल जाता है तो वो हो जाता है रिडक्शन। तो दो कंडीशन होती है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन निकल जाए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन निकल जाए। तो ये डेफिनेशन को बारीकी से अच्छी तरह से समझ के करना। और जब किसी रिएक्शन में ये दोनों चीजें होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आधे रिएक्शन ऑक्सीडेशन के ही होते हैं और आधे रिएक्शन रिडक्शन के होते हैं, और कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें ये दोनों चीजें होती है, तो वो रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो ऑक्सीजन दे रही है रिएक्शन में या फिर हाइड्रोजन ले रही है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ये O है, इस रिएक्शन में देखो ये O, ये क्या कर रहा है? H को ले रहा है, तो H को लेने वाला क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और O को देने वाला, यहाँ पे O निकल रहा है। ठीक है, O को देने वाला इसमें नहीं दिया है। जस्ट सपोज यहाँ देखो ये वाला जो O3 था ये हो गया यहाँ पर O4। ठीक है, तो इनको O कहाँ से मिला पता है आपको? यहाँ पे से जो O कम हो गए वो, तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? ये क्रोमियम Cr, क्योंकि Cr ने अपना O दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 7 था, यहाँ 4 कैसे हुआ? वो तो सब बैलेंसिंग का खेल है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, खाली इसमें बताया है रिडक्शन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज के लिए अब बस दो टॉपिक ही रह गए हैं, वो भी समझ ही लो फटाफट। 1 मिनट बचा है और मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बारे में बाद में वीडियो में भी बता दूंगा। कोरोजन क्या होता है? जब कोई भी चीज खुले वातावरण में पड़ी होती है तो उसके साथ हवा का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, उस ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, उसी लेयर को कोरोजन कहा जाता है। जैसे कि रस्टिंग, आयरन जो होती है उसको जब खुले वातावरण में हम रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ और पानी हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, उस मॉइस्चर के साथ उसका रिएक्शन होता है और वो बन जाता है रस्ट। ठीक है, तो वो होता है कोरोजन। कोरोजन का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी 1 ही मिनट बाकी है शायद, इसलिए ये खत्म होने वाला है। रेंसिडिटी का भी मतलब समझ लो, जो फूड आइटम्स होते हैं ना उनको हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि उनका भी ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन होता है, ये रहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस वजह से वो चीजें सड़ने लगती है। रोटी सब्जी ये सब 2 दिन बाद 3 दिन बाद नहीं खा सकते हम, क्योंकि वो खराब हो गए होते हैं, तो उनको रेंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है टाइम खत्म होने वाला है, तो आज का ये लेक्चर यहीं रोकना पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी कुछ डाउट हो ना, छोटी मोटी कोई डेफिनेशन में या कुछ भी, तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, पर ये होमवर्क